आज की जो क्लास है इसमें अफ्रीका फिनिश तो होना ही है और आज हम फोकस करने वाले हैं यूरोप को। यूरोप बहुत महत्वपूर्ण है बेसिक ज्योग्राफी और बेसिक वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, विश्व इतिहास पढ़ने के लिए यूरोप के मानचित्र को समझना और यूरोप के भूगोल को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। यदि आप यूरोप का भूगोल नहीं जानते हैं तो यूरोप का इतिहास भी नहीं समझेंगे, और यदि आप इतिहास नहीं जानते हैं तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पीछे रह जाएंगे, क्योंकि विश्व का इतिहास इज इक्वल टू यूरोप का इतिहास। विश्व के इतिहास में जो केंद्रीय भूमिका निभाता है वह यूरोप का इतिहास है। तो आज की क्लास में हम यूरोप बनाना सीखेंगे और यूरोप के देशों को देखेंगे और यूरोप के भूगोल को भी समझेंगे, लेकिन साथ में अफ्रीका महादेश से रिलेटेड कुछ एक दो इंफॉर्मेशन अभी बच गए थे जो मुझे आपको बताना है। जैसे स्वेज कैनाल को लेकर के उत्तर प्रदेश पीसीएस में एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था कि वे कौन कौन सी झीलें हैं जिन झीलों से को जोड़कर स्वेज नहर बनाया गया है। ये क्वेश्चन पूछ दिया था उत्तर प्रदेश के पीसीएस में, पीटी में पूछा था पिछले बार 19 में 2019 में। तो इस तरह से आपको आज हम एक स्वेज कैनाल नाम का एक स्पेशल पॉइंट बताएंगे जो बहुत जरूरी है जानना आपको। लीजिए, मकर का आप लोगों ने लिख दिया भाई, चिली है, अर्जेंटीना है, ये चिली ब्राजील हम दक्षिण अमेरिका की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी, सिर्फ अफ्रीका की। सिर्फ अफ्रीका की बात कर रहे हैं। कई बच्चा लिख रहा है अलग अलग। आपको सिर्फ अफ्रीका में किन देशों से होके गुजरता है कर्क, ये नोट डाउन करना है, और साथ में अफ्रीका में मकर किन देशों से होके गुजरता है ये भी नोट डाउन करना है। और ये भी फरमाइशी एक सिस्टर छोटी बहन ने पूछा है कि सर मुझे बता दो कि मकर रेखा कहाँ कहाँ से गुजरी है साउथ अफ्रीका में, और कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरी है। तो वो काम जो है हम कर रहे हैं आपको बताने का। ठीक है। मकर रेखा जो है वो कहाँ से गुजरी है देख लीजिए। एक जो देश है, आप में से कई लोगों ने तो लिख भी दिया, एक तो देश है नामीबिया से गुजरी है, दूसरा बोत्सवाना से गुजरी है, तीसरा साउथ अफ्रीका से गुजरी है, और चौथा मोजाम्बिक से गुजरी है। चार देश हैं जिनसे गुजरी है। तो एक मोजाम्बिक देश है, मोजाम्बिक जिसके नाम पे एक जलधारा भी है, मोजाम्बिक अग्लुहास जलधारा, गर्म जलधारा है, वो चैनल से गुजरती है, मोजाम्बिक चैनल से। दक्षिण अफ्रीका से गुजरती है। अभी दक्षिण अफ्रीका और अफ्रीका के कई देश कोरोना के नए वेरिएंट के चपेट में आ गए जो ग्रीक अक्षर की माने। तो अभी उनका नाम क्या है जल्दी बताइए। जो कोरोना का सबसे नया वायरस आपकी पीटी के 23 तारीख पर खतरे की तरह मंडरा रहा है, 23 जनवरी के प्रीलिम्स पे एक नन्हा सा खतरा मंडरा रहा है जो बहुत बड़ा हो गया तो परेशान करेगा। एक कोरोना का नया वेरिएंट आया है और बिहार में केंद्र सरकार ने 255 या 56 लोग को आइडेंटिफाई किया है जो विदेश से आए। जी, ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन चाहिए। ओमिक्रॉन बहुत अच्छे, 1.1.529 ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन ग्रीक अक्षर के कैवें लेटर को संबोधित करता है। ओमिक्रॉन का मतलब जैसे अल्फा बीटा ये सब जो था, ओमिक्रॉन कौन से में लेटर को रिप्रेजेंट करता है ग्रीक में? 15वें को, ठीक है, 15th को, 15 को ग्रीक लैंग्वेज में ओमिक्रॉन कहा जाता है। जैसे अल्फा बीटा गामा डेल्टा था ना, तो ये 15वां वेरिएंट है ऑल ओवर वर्ल्ड में अब तक का। जी बिल्कुल, 15th मतलब ओमिक्रॉन। तो ओमिक्रॉन का खतरा मंडरा रहा है। तो ओमिक्रॉन से अभी अफ्रीका के कई देश परेशान हैं, बहुत ज्यादा वहां पे ओमिक्रॉन का खतरा देखा जा रहा है। ओमिक्रॉन का खतरा वहां पे, ये नामीबिया है और ये है बोत्सवाना जहां पे हाथी वाला घटना घटा था, बहुत सारे एलिफेंट मिस्टीरियस तरीके से डेथ पाए गए थे बोत्सवाना में। ओकाबांगो नाम का दलदल है, रिवर है ओकाबांगो, जो कालाहारी डेजर्ट में आके घुस जाती है, समा जाती है। तो ये तो हो गया मकर। एक और लाइन गुजरती है ना, कर्क। कर्क भी गुजरती है। तो कर्क किन किन देशों से होके गुजरती है ये भी जानना है आपको। ठीक है, कर्क किन किन देशों से होके गुजरती है इसको भी जानना है। जैसे मकर आपने जाना,
वैसे ही कर्क को भी जानना है। तो आपको याद होगा कर्क किन किन देशों से, आपने लिख लिया। बोत्सवाना में सबसे बड़ा हीरा मिला है, बहुत अच्छे। और 11th के बाद ओमिक्रॉन, अच्छा 11th के बाद आता है ओमिक्रॉन, बट ये 15th नंबर है, ऐसा मैंने गूगल किया था तो मुझे पता चला। ग्रीक लेटर का जितना भी लेटर है उसको हमने एक स्क्रीन में रखा है, जल्दी ही हम स्क्रीन को शेयर करेंगे आपके साथ ग्रुप में। उसमें ग्रीक अक्षर के अलग अलग नाम है मेरे पास लिखे हुए, तो वो जरूर एक बार देखने लायक बनता है। अब कर्क रेखा किन किन से गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिनसे हो के गुजरती है, जिन देशों से हो के गुजरती है, उसका नाम भी आपको याद रखना है। एक हो गया वेस्टर्न सहारा, दूसरा हो गया मॉरिटानिया, तीसरा है माली। यानी सबसे ज्यादा कंट्री जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से होके, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अफ्रीका में सबसे ज्यादा देशों से होके गुजरता है। इजिप्ट से गुजरता है, लीबिया से गुजरता है, अल्जीरिया से, माली से, मॉरिटानिया से, वेस्टर्न सहारा से। तो याद रखिएगा, यदि हम यहां देखें तो वेस्टर्न सहारा से गुजरता है, मॉरिटानिया से गुजरता है, ठीक है, मॉरिटानिया से गुजरता है, वेस्टर्न सहारा से गुजरता है, और अल्जीरिया से गुजरता है। याद रखिएगा, अल्जीरिया से गुजरता है, और माली से भी गुजरता है। ये माली, मॉरिटानिया, वेस्टर्न सहारा, अल्जीरिया सब से गुजर रहा है। तो ये माली से भी गुजरता है, अल्जीरिया से गुजरता है, ये अल्जीरिया से भी गुजर रहा है, और अल्जीरिया के बाद लीबिया से गुजरता है, ये लीबिया है, ट्यूनीशिया है। उसके बाद इजिप्ट से गुजरता है, ठीक है, इजिप्ट के बाद ये सीधे क्रॉस कर जाता है, निकल जाता है बाहर। तो इजिप्ट के बाद ये बाहर निकल जाता है, यानी कि अरब क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। तो हमें इसका लाइन को इस तरीके से ड्रॉ करना चाहिए था कि ये इजिप्ट तक ही, ये इजिप्ट मान लीजिए, इजिप्ट से बाहर निकल जाता है सीधे, थोड़ा और ऊपर होना चाहिए था लाइन हमारा। चलिए हम अब कोर्स पे आते हैं। जो छोटकी का जो क्वेश्चन था हमने कोशिश किया बताने का, ठीक है। ये लाइन है कर्क, किन किन देशों से गुजरता है, उन देशों का नाम आपको एटलस में देखना चाहिए था, ठीक है। चलिए देख लीजिएगा। हम नए टॉपिक पे आते हैं। हमारा आज का टॉपिक है, सब लोग हेडिंग देंगे, कोर्स स्टार्ट हो गया अब, स्वेज कैनाल। ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल फिलहाल इस पे एक छोटा सा घटना भी घटा था कि एक जहाज आके बीच में रुक गया था, और रुकने के कारण ये जाम हो गया था पूरा सुएज कैनाल। लॉकडाउन के दरमियान कुछ समय के लिए जाम हो गया था, तो उसके कारण ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहा। क्या जानते हैं आप सुएज कैनाल के बारे में? सुएज दरअसल क्या है? और कैनाल तो मानव निर्मित, हम नहर जो है मानव निर्मित नदी को कहते हैं। तो स्वेज क्या है, इसको यदि हम समझने की कोशिश करें तो स्वेज एक जो गल्फ है ना, एक खाड़ी के जगह का नाम है, खाड़ी है, गल्फ है, स्वेज का गल्फ है। और वो स्वेज गल्फ जिस पेनिनसुला में है उसको सिनाई पेनिनसुला कहते हैं। सिनाई पेनिनसुला के अंदर जो गल्फ है, जो खाड़ी है, उस खाड़ी का नाम है स्वेज की खाड़ी, ठीक है। स्वेज की खाड़ी, जिस कैनाल को स्वेज की खाड़ी से जोड़ा गया है उसके लिए ये टर्म यूज होता है, स्वेज कैनाल। तो आज हम आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताते हैं, ठीक है। ये तो अच्छी बात है, रेड सी को मेडिटेरेनियन से जोड़ता है, एवरग्रीन है। चलिए हम आपको क्या बता रहे हैं, कब बना, कब बना, दूसरी बात किसने बनवाया। एक तरफ जब गांधी जी का अवतरण हो रहा था धरती पर, यानी 1869, तो उस समय स्वेज नहर का उद्घाटन हो रहा था। स्वेज नहर खुला था उसी साल, 1869 में बनकर रेडी हुआ स्वेज कैनाल। बनाने वाली कंपनी दो थी, एक अंग्रेज थे और दूसरा फ्रांसीसी, यानी ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनी ने मिलकर बनाया था। दोनों के शेयर थे। और जमीन किसकी थी? जमीन थी इजिप्ट की, मिस्र की जमीन थी। तो मिस्र के गवर्नर कौन थे जिन्होंने आदेश दिया था? उस समय मिस्र के गवर्नर थे इस्माइल पाशा। याद रखना,
मिस्र के गवर्नर थे इस्माइल पासा, और इस्माइल पासा के आदेश से ही ये नहर खुदा था। और नहर बनाई किसने थी? जिसको जरूरत होती है वही नहर बनाता है। ब्रिटेन और फ्रांस की ज्यादातर कॉलोनियां एशिया में थी, इसलिए इनको जरूरत थी। तो ये एक तरीके का शॉर्टकट था। जो स्वेज नहर था एक बहुत ही बेहतरीन शॉर्टकट था, किनके लिए? यूरोपियन कंट्री के लिए। पहले यूरोपियन कंट्री को ऐसे घूम के आना पड़ता था, एकदम पूरा बहुत लंबा दूरी तय करके आना पड़ता था। यदि उनको कहाँ आना था, इंडिया आना होता था, तो ऐसे आते थे, ऐसे आते थे और ऐसे जाते थे। बड़ा लंबा दूरी तय करना पड़ता था, नहीं 1.5 साल लग जाता था पानी वाले जहाज से। स्वेज कैनाल ने उनकी दूरी बिल्कुल कम कर दी। ठीक है, स्वेज कैनाल ने उनको सुरक्षित और एवरग्रीन और बहुत सेफ और कम समय में पहुंचाने के लिए एक रास्ता दे दिया। तो अब सवाल उठता है कि स्वेज कैनाल ब्रिटेन और फ्रांस ने जहां स्टैब्लिश किया, अंग्रेज बहुत ही बेहतरीन इंजीनियर हुआ करते थे। अंग्रेज इंजीनियर द्वारा बनाया गया सुरंग पुल आज भी खड़ा है। भारतीय इंजीनियर भले गड़बड़ कर दे, वो लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टडी करके ही काम करते थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, कैसे बनाया वो स्वेज नहर, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ ये रेड सी था, पहले देख लीजिएगा तब आप बनाइएगा। ये जो था ये नेचुरली बना हुआ था, जिसको आप लाल सागर या रेड सी कहते हैं। ये लाल क्यों है? एक खास तरह का एल्गी पाया जाता है इसमें, और उस एल्गी का रंग लाल है, जिसके कारण इसका रंग लाल है। तो लाल सागर में दो खाड़ी है। एक खाड़ी उधर चली जाती है जॉर्डन के तरफ, जॉर्डन एक देश है, जॉर्डन के तरफ, और दूसरी खाड़ी इधर चली जाती है इजिप्ट के तरफ। ठीक है, इजिप्ट के तरफ, जिसको आप मिस्र कहते हैं, मिस्र के तरफ दो खाड़ी है। उधर एक खाड़ी चली जाती है, ठीक है, जॉर्डन के तरफ, सऊदी अरब और जॉर्डन और इजराइल के तरफ, और दूसरी खाड़ी आ जाती है इधर इजिप्ट के तरफ। तो जो इजिप्ट के तरफ खाड़ी आती है ना, इसी खाड़ी का नाम स्वेज की खाड़ी है, गल्फ ऑफ स्वेज, गल्फ ऑफ स्वेज कहते हैं। अब खाड़ी क्या होता है? कई बच्चे जो हैं, जो ज्योग्राफी ऑप्शनल के, उनको तो जानना पड़ेगा कि सर हिंदी में तो एक ही टर्म यूज करते हैं लोग, खाड़ी, लेकिन इंग्लिश में तो कई टर्म यूज होते हैं। जैसे कहीं पर गल्फ लिखा होता है, कहीं पर बे लिखा होता है, कहीं पर गल्फ ऑफ नहीं हडसन बे, कहीं पर आप देखेंगे बाइट लिखा होता है, BIGST बाइट। तो गल्फ, बे, बाइट क्या होता है? क्या सब एक ही है? कहीं कहीं कहना ये लिखा रहता है, चैनल लिखा रहता है, चैनल, कहीं कहीं साउंड लिखा रहता है। जैसे आपने नाम सुना होगा इंग्लिश चैनल, सुना ही होगा, आप रटते हैं कभी कभी बहुत सारे लोग कि आरती शाह ने किसको तैर के पार किया, तो इंग्लिश चैनल को तैर के पार करने वाला पर्सन, करने वाली पर्सन, इंग्लिश चैनल सुना होगा। आपने ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट का नाम सुना होगा, नहीं सुने हैं तो देखिएगा, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। उदाहरण दे रहा हूं कि ये सब चीजें आप देखेंगे जगह जगह। आपने बे ऑफ हडसन अभी हाल फिलहाल में पढ़ा था, बे ऑफ बंगाल भी बोलते हैं आप, बे ऑफ बंगाल बोलते हैं, गल्फ ऑफ बंगाल नहीं बोलते हैं। देखिए, बे ऑफ हडसन सुना होगा आप, गल्फ ऑफ कच्छ तो बोलते हैं क्या? कई बार आपके मुंह से सुना होगा लोगों ने, आपने खुद बोला होगा गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंभात, गल्फ ऑफ मुन्नार, सुना होगा आपने गल्फ ऑफ मुन्नार, तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मुन्नार, गुजरात में। लेकिन कभी भी गल्फ ऑफ बंगाल नहीं बोलते आप। तो क्यों नहीं बोलते गल्फ ऑफ बंगाल? हिंदी में तो सबको वही बोलते, कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, ये भी खाड़ी, वो भी खाड़ी, सब खाड़ी। लेकिन इंग्लिश में ये टर्म बदल जाता है, कहीं गल्फ है, कहीं बे है, कहीं बाइट है, कहीं चैनल है, कहीं साउंड है। जैसे अभी अभी आप मोजाम्बिक पढ़ रहे हैं, तो मोजाम्बिक को चैनल के रूप में पढ़ते हैं, मोजाम्बिक चैनल। तो आखिर डिफरेंस क्या है इन सबों में? क्या ये सब एक हैं? नहीं। तो क्या है फिर? इनमें एक समरूपता है, बाकी सब ये डिफरेंट डिफरेंट हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर है इसमें। क्या है? ये सब के सब कोस्टल रीजन है, ठीक है, कोस्टल रीजन है।
स्पेलिंग पे मत जाइएगा, थोड़ा COST लिखते हैं तो कभी कभी कंफ्यूजन होता है। ये सब तटीय क्षेत्र में बनने वाले प्रदेश हैं, तटीय क्षेत्र से संबंधित हैं, जो समुद्र का तटीय भाग है। मान लीजिए आप भारत का ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा, ये जो गुजरात आप बनाते हैं, तो ये एक खंबात की खाड़ी बनाते हैं, कच्छ की खाड़ी बनाते हैं। नीचे जब आप आते हैं तो यहाँ पे ये मुन्नार की खाड़ी बनाते हैं। और जब यहाँ से आप ऊपर जाते हैं, एक मिनट, जब आप यहाँ से ऊपर जाते हैं तो फिर आप इसके लिए टर्म यूज करते हैं, ये वाला जो पोर्शन है फिर नीचे चला आता है, और इसके लिए टर्म यूज करते हैं, इसको लिखते हैं बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल लिखते हैं, इसको लिखते हैं गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मुन्नार। सिमिलरली इसको लिखते हैं गल्फ ऑफ खंबात, और इसको लिखते हैं गल्फ ऑफ कच्छ। तो अंतर यहीं से समझ में आपको आ जाएगा। क्या समझ में आ जाएगा अंतर? कि तटीय प्रदेशों में, तटीय क्षेत्रों में जहां समुद्र का पानी, समुद्र का जल, समुद्र का पानी एक सकड़े से स्थान में प्रवेश कर जाती है, यानी बहुत ज्यादा कंजस्टेड होता है, बहुत ज्यादा कंजस्टेड, नैरो होता है। तो नैरो एरिया में जब समुद्र का पानी एंटर करता है तो उस नैरो एरिया के लिए गल्फ यूज होता है। यानी गल्फ जो होता है, एज कंपेयर एज बे, गल्फ इज अ नैरो कोस्ट लाइन, गल्फ इज अ नैरो कोस्ट लाइन विथ सी वाटर। ठीक है, नैरो कोस्ट लाइन, कंजस्टेड कोस्ट लाइन होता है विथ सी वाटर, उसके लिए टर्म यूज होता है क्या? गल्फ। गल्फ नैरो होता है, इट मीन सकड़ा होता है। खाड़ी, गल्फ जो होता है वो सकड़ा क्षेत्र होता है, तटीय क्षेत्र। जबकि एज कंपेयर एज गल्फ, बे थोड़ा खुला है, थोड़ा स्पेस है बे में। तो बे जो होता है लार्जर देन गल्फ होता है एंड स्मॉलर देन बाइट। ठीक है, बे, बे जो होता है, बे एक ऐसा क्षेत्र होता है सागर का, सी का, जो गल्फ की तुलना में, एज कंपेयर एज गल्फ जो होता है, ये थोड़ा कंजस्ट, मतलब थोड़ा ओपन होता है, नॉट नैरो और कंजस्टेड लाइक गल्फ। और बाइट क्या होता है? देखो, गल्फ, बे और बाइट में सिर्फ एक ही फर्क है, ये बहुत सकड़ा होता है, ये थोड़ा खुला होता है, और बाइट पूरा खुला होता है। और कोई, तीनों के तीनों कोस्ट लाइन है, तीनों के पास सी वाटर एंटर करता है, सी वाटर पहुंचता है, और सी वाटर का एरिया है कोस्ट पे। ठीक है, सी शोर लाइन जो होता है, यानी समुद्र का जल का जो स्तर होता है इन क्षेत्रों में, समुद्र का जल जो है यदि बहुत ज्यादा कंजस्टेड एरिया में एंटर किया है तो गल्फ बना रहा है, यदि थोड़ा ओपन है तो बे बना रहा है, बहुत ज्यादा ओपन है तो बाइट बनाना। बाइट भी दिखाता हूं मैं आपको। जब आप ऑस्ट्रेलिया का मैप बनाना सीखेंगे, अभी हम कुछ दिन बाद सिखाएंगे आपको, ऑस्ट्रेलिया का मैप बनाना जब सीखेंगे तो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे आप, और फिर उसके बाद फिर उसको यहां से मिलाएंगे ऐसे। तो जब ऑस्ट्रेलिया का जब मैप आप बनाएंगे तो एक जगह पे ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल जैसे बचपन में कभी आपने दांत वांत काटा हो, कोई आपको भाई बहन की लड़ाई में कभी दांत काट लिया हो आपको, तो दांत काटने के बाद बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, ऐसा लगेगा जैसे बाइट किया हो किसी ने। तो ये जो स्ट्रक्चर है, यानी इसका जो आर्क बन रहा है, आर्क पे फोकस करिए, आर्क जो इसका बन रहा है वो आर्क पे फोकस। दांत तो हम ऐसे ही बना दिए, बस ऐसे ही थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, दांत का यहाँ कोई रोल नहीं है। जो आर्क बनता है, इसका जो तट वाला पार्ट बनता है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे वाइट है, यानी ज्यादा हाईली ओपेंड होता है, ये कंजस्टेड नहीं होता, ओपेंड होता है। इसी को कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया के नीचे है, आप कभी पढ़ना, कभी अपना उलट के देखना अपना एटलस या वर्ल्ड मैप, तो आपको वहां पे दिखेगा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ बाइट टर्म का हिंदी मीनिंग होता है खाड़ी, ऑस्ट्रेलिया की महान खाड़ी। गल्फ तो ये भी एक तरीके का गल्फ है, इसको कारपेंटेरिया की खाड़ी कहते हैं, या कहीं गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया। ये थोड़ा सकड़ा है, मैंने थोड़ा ओपन बनाया, लेकिन ये और सकड़ा होता है। जो ज्यादा कंजस्टेड है वो गल्फ है, जो थोड़ा ओपन है वो बे है, जो बहुत ज्यादा ओपन है वो बाइट है। उम्मीद करते हैं कि गल्फ, बे और बाइट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको समझने में। ऑस्ट्रेलिया के नीचे वाला जरूर आप मानचित्र में देखिएगा, यदि आपके घर में ऑस्ट्रेलिया का मैप है, एटलस है,
तो आप वहां ढूंढिएगा और उसको एक नजर जरूर देख लीजिएगा, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट को देख लीजिएगा। बाइट के बाद आपने गल्फ देख लिया, गल्फ तो दिखा दिया मैंने आपको, बे देख लिया, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ हडसन देख लिया है आपने, बाइट देख लिया। अब बचता है चैनल और साउंड। देखो चैनल क्या है, चैनल क्या है, एक बार हमारे यहाँ एक कारपेंटर भैया आए और उन्होंने कहा कि मेरा जो एक रैक था ना, ड्रोर ड्रोर बाहर फंस जा रहा था, ड्रोर बाहर सही से आता नहीं था। कभी मैंने नोटिस नहीं किया था कि ड्रोर जिसपे खिसकता है फैलता है, वो दो पटरी जैसा लोहे का एक स्ट्रक्चर होता है, और ये जो स्ट्रक्चर होता है इसी पे वो ड्रोर का चक्का जो है घूमता है और ड्रोर अंदर जाता है और ड्रोर बाहर की ओर हम खींचते हैं। बिल्कुल रेल की पटरी की तरह दो लाइन जिसके बीच का डिस्टेंस एकदम इक्वल है। यदि डिस्टेंस खराब हुआ तो चैनल खराब हो जाएगा। चैनल शब्द जो है ना, आप डेली लाइफ में जो यूज करते हो वही चैनल है। तो इस तरह की आकृति यदि कहीं तटीय, समुद्र तटीय क्षेत्र में ऐसी आकृति बनी हो जिसके बीच का डिस्टेंस सब काफी लंबे दूर तक इक्वल हो, तो ऐसे डिस्टेंस वाला, ऐसी आकृति वाले क्षेत्र को कहा जाता है चैनल। अब दुनिया में कहां पे है चैनल, जरा ये दिखा दें कि सर बताओ सच सच कहां है। जैसे अभी आपने कहा इंग्लिश चैनल, तो कहां है इंग्लिश चैनल? दरअसल इंग्लिश चैनल जो है, जब आप यूरोप का मैप बनाओगे तो नीचे इधर तो इटली वाला पार्ट है, आपको पता है ये इटली वाला पार्ट है, इटली वाला पार्ट है। लेकिन यहाँ पे एक पेनिनसुला है जिसका नाम है ब्रिटनिन पेनिनसुला। यहाँ एक पेनिनसुला है, जिस पेनिनसुला का नाम क्या है? ब्रिटनिन पेनिनसुला। जिसमें फ्रांस है ना, जिस पेनिनसुला पे फ्रांस है, उस फ्रांस का मैक्सिमम हिस्सा है, उस पेनिनसुला का नाम है ब्रिटनिन पेनिनसुला। अब ब्रिटनिन पेनिनसुला के ऊपर एक देश है जिसका नाम ही है ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन है। तो ब्रिटेन और ब्रिटेनिन पेनिनसुला के बीच का जो स्पेस है ना, वो बिल्कुल वैसे है इक्वल, वैसे ही जैसे चैनल में इसके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल। तो जितनी दूरी तक इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल है, उतनी दूरी तक को ही इंग्लिश चैनल कहते हैं। तो इंग्लिश चैनल में चैनल शब्द कहां से आया और क्या है चैनल, ये तो याद हो गया होगा आपको। क्या है चैनल? चैनल एक ऐसा तट है, ऐसा किनारा है, दो तटों के बीच का डिस्टेंस, दो तटों के बीच का जो डिस्टेंस है यदि इक्वल होता है तो वो चैनल होता है। एक और जगह बताता हूं, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं अफ्रीका, अभी हम अफ्रीका पढ़ रहे हैं, तो अफ्रीका में हम जब मैप बनाते हैं तो एक जगह बनाते हैं ऐसे, और फिर इसके नीचे ऐसे जाकर के इधर ये सोमालिया बना देते हैं, इधर ये सोमालिया बन गया। तो यहाँ पे क्या होता है, एक जो देश है जिसको मोजाम्बिक कहते हैं, उसके इस तरफ एक आइलैंड है, उसको क्या कहते हैं? मेडागास्कर। तो मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच में भी समुद्र बहता है, मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच में भी समुद्र बहता है, वही इंडियन ओशियन का पानी इधर से इधर आता है। तो ये जो बीच का जगह है ना, ये क्या है? फिर से वही बात, ये मेडागास्कर हो गया और ये हो गया मोजाम्बिक, और इसके बीच में समुद्र का पानी इधर से इधर आ रहा है, तो दोनों बराबर डिस्टेंस वाला एरिया है। तो जितनी दूर तक ये बराबर है उसको क्या कहेंगे? मोजाम्बिक चैनल। अब मोजाम्बिक चैनल देख लिया, इंग्लिश चैनल देख लिया, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट को देख लिया, अब साउंड भी देख लो। तुम सोचोगे सर साउंड तो आज तक हम एक ही चीज सुने थे कि साउंड क्या होता है, SOUND साउंड। साउंड का सिंबल ऐसे बनता है, इस तरह से यदि हम डिजाइन कर दें तो इसका मतलब भोंपू। भोंपू गांव में देखा होगा आपने, भोंपू में चैनल भी होता है और भोंपू में ऐसे आगे एक स्पेस भी होता है। तो जहां कहीं चैनल बनता है, चैनल जहां खत्म हो रहा होता है वहां उसका बीच का डिस्टेंस थोड़ा बढ़ता है, तो वहीं पे साउंड क्रिएट होता है। साउंड कहां क्रिएट होगा? जैसे मान लो इंग्लिश चैनल है, तो एंड में जाके इंग्लिश चैनल कैसा हो गया होगा? ऐसे, इसके बीच का डिस्टेंस कुछ दूर तक क्या हुआ होगा? बड़ा होगा। तो जहां पे इसका डिस्टेंस बढ़ जाता है उस एरिया को क्या कहते हैं? साउंड, साउंड कहते हैं उसको। तो ज्योग्राफी में जो ये 3 4 5 शेप हैं, जिसको गल्फ, बे, बाइट, चैनल और साउंड, तो याद रखना, गल्फ, बे, बाइट, चैनल, साउंड को हम मैप वाइज देख लिए कि कहां पे क्या है, ठीक है। चैनल को देखा, इंग्लिश चैनल, मोजाम्बिक चैनल, बाइट को देखा, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, गल्फ को देखा, अपने गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ
खंबात और बे को देखा, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ हडसन। तो ये गल्फ, बे, बाइट, चैनल, साउंड, साउंड कम यूज होने वाला टर्म है, बट बढ़िया क्वालिटी का एटलस होगा तो उसमें ढूंढोगे तो मिल जाएगा, ठीक है, ढूंढोगे तो मिल जाएगा। तो आप जरूर देखना, इन चीजों को ढूंढना। आप धीरे धीरे क्या होगा ना, जब हम किसी इंसान को, किसी टॉपिक को, किसी पॉइंट को जितना हम जानते हैं उतनी उसमें रुचि पैदा होती है। जिसको हम नहीं जानते वो हमें इरिटेट करता है, हम वहां पे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। यदि हम मैथ्स नहीं जानते हैं तो हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, वो हमें इरिटेट करता है। दे आर जस्ट लाइक स्ट्रेंजर। और यदि किसी को हम जानते हैं तो हम उसको जितना जानते जाते हैं उतनी ज्यादा उसमें इंटरेस्ट बढ़ती जाती है कि हम तो इसको क्या समझे थे, बहुत लाजवाब इंसान निकला। तो ये चीजें जितना आप जानोगे उतना इंटरेस्ट। तो ये सारी चीजें हम बस अभी जो बेसिक इंफॉर्मेशन हम डिस्कस कर रहे हैं उसके पीछे एक ही मकसद है कि आपको इंटरेस्ट पैदा हो आपके अपने ऑप्शनल में। एक बार रुचि पैदा हो जाएगी उसके बाद आपको जो बुक दिया जाएगा या जो टॉपिक बताया जाएगा उस टॉपिक को आप खुद ब खुद बहुत बेहतर तरीके से पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, और जब बढ़िया इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगा तो आप न्याय कर पाओगे। तो हम बात कर रहे थे सुएज नहर की, और सुएज नहर का निर्माण हुआ 1869 में। बनाया दो कंपनी ने मिलके, ब्रिटिश कंपनी ने और फ्रांसीसी कंपनी ने। इन्होंने क्यों बनाया? जरूरत थी भाई, जरूरत थी। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। यदि आपको सच में जरूरत है तो रास्ते खुद ब खुद ऊपर वाले बना के दे देते हैं, और यदि शौकिया हो आप तो आपके रास्ते दरवाजे बंद हो जाते हैं। ब्रिटिश और फ्रांस के ज्यादातर कॉलोनीज थे एशिया में, तो उन्होंने ही टारगेट किया कि हमें एक शॉर्टकट रास्ता बनाना चाहिए। तो शॉर्टकट रास्ता उनको दिखा कि यदि हम लाल सागर को इधर मेडिटेरेनियन से जोड़ दें तो क्या होगा। उनको एक फायदा दिखा कि यदि हम लाल सागर को मेडिटेरेनियन से जोड़ दें। अब मेडिटेरेनियन क्या है, जरा मेडिटेरेनियन को भी देख लें। तो नीचे वाला पोर्शन जो है ये गैबोस, और जो पोर्शन है ये सिड्रा, और ये वाला जो पोर्शन है ये इजिप्ट का, और ये पोर्शन जो है ये वही सिनाई पेनिनसुला, यही है सिनाई पेनिनसुला। और सिनाई पेनिनसुला में ही स्वेज का गल्फ है, और आगे वाले पोर्शन में एरिट्रिया, जिबूटी और सोमालिया है, ठीक है, ये पोर्शन है। और इधर से हम दूसरे कलर से ले लेते हैं, ये पोर्शन जो अफ्रीका का पोर्शन है हमने उसको व्हाइट कलर से ले लिया, ठीक है, अफ्रीका के पोर्शन को हमने व्हाइट कलर से ले लिया ताकि हम अफ्रीका को ध्यान से देखें। अब हम अफ्रीका के दूसरे वाले पार्ट को अलग कलर से ले रहे हैं। जैसे एक कलर ले रहे हैं हम ये वाला पोर्शन, ये यूरोप का पोर्शन है, ये यूरोप का आइबेरियन पेनिनसुला है। आइबेरियन पेनिनसुला का मतलब क्या हो गया, आधा इधर ये पुर्तगाल है, पुर्तगाल नाम का देश है, पुर्तगाल है, और इधर जो है ये स्पेन नाम का देश है, और यही एंडोरा नाम का एक छोटा सा देश है, और ये ब्रिटेनियन पेनिनसुला हो गया। और ये ऊपर वाला पार्ट है जहाँ पे जूटलैंड पेनिनसुला, और बाकी अभी हम यूरोप पढ़ने वाले हैं तो उसमें। और नीचे ये सैंडल लाइक स्ट्रक्चर हम सबको बताते फिरते हैं कि ये सोनिया गांधी का सैंडल है, इट मींस इटली नाम का देश है। और इटली के बाद नीचे ये पोर्शन आता है जिसको हम बनाते हैं वो यूरोप, यूनान वाला पेनिनसुला, एथेंस स्पार्टा वाला पेनिनसुला, फिर ये यूरोप वाला पार्ट बनाते हैं, और ये ब्लैक सी बनाते हैं, क्रीमिया बनाते हैं, और फिर इसको यहाँ ले आते हैं। तो अब जो ऊपर वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आई थिंक कलर थोड़ा सा, हाँ ठीक है, कोशिश कीजिएगा देखने का, वो यूरोप है। तो यूरोप और अफ्रीका के, व्हाइट ले लेते हैं ज्यादा दिखेगा, यूरोप और अफ्रीका के बीच में एक सागर है, सी है। इस सागर का नाम है भूमध्य सागर। हालांकि भूमध्य सागर में भी कई सागर हैं छोटे छोटे, जैसे ये जो अंदर घुस गया इसका अलग नाम है। इस सागर का नाम क्या है? एड्रियाटिक सागर। ये भूमध्य सागर का ही हिस्सा है, नाम है एड्रियाटिक सागर। जो इधर घुस गया पानी समुद्र का, इसका अलग नाम है, इसका नाम है मारा मारा सी, मारा मारा सी, मारा मारा सागर। तो ये सागर मारा मारा सागर, ये सागर एड्रियाटिक सागर, और सब के सब हिस्सा किसका है? एड्रियाटिक सी, मारा मारा सी, ये मेडिटेरेनियन भूमध्य सागर का ही हिस्सा है। ये जी देख के घबराना मत, ठीक है। जी मतलब यहाँ गैबोस लिखने की कोशिश थी हमारी। गैबोस एक गल्फ है और सिड्रा भी गल्फ है। और तो ये जो सागर देख रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो सागर है, ये जो बीच का पोर्शन मैं बनाने जा रहा हूं, ठीक है, ये सागर जो है ये यूरोप का और एशिया का जान है, समझो,
ठीक है, मैं कलर कर दे रहा हूं, दोनों का जान प्राण है रोमिंग। अच्छा रोमिंग, ये रहा। ये जो सागर है ये मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर, जिसमें जिसके मध्य में इटली है। इटली का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और जहां से हमने ब्लॉक कर दिया इसको, यहां ब्लॉक नहीं है ये, यहां से एक जिब्राल्टर जल संधि है यहां से, और इस तरफ ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में खुलता है। यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर में खुलने का मतलब है कि यहां से ये नॉर्थ अमेरिका भी जा सकता है, और यहां से ये साउथ अमेरिका भी जा सकता है, और यहां से ये बाकी यूरोप को भी एक्सप्लोर कर सकता है। यानी कि इंग्लैंड वाला चाहे तो इधर से आ सकता है, फ्रांस वाला चाहे तो इधर से आ सकता है। यानी ये भूमध्य सागर चारों तरफ का आपको एक्सपोजर देता है। अफ्रीकन कंट्री के बाकी रीजन में भी जा सकते हैं आप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, इन सारे कॉन्टिनेंट में आपको एक्सपोजर देता है, घूमने का आने का रास्ता देता है। तो अब जो ये भूमध्य सागर था, भूमध्य सागर के बाद एक छोटी सी जमीन थी इतनी सी, ये वाली जमीन, और इस जमीन को उसको क्या करना था, इस जमीन को उसको मिला के किसी तरह से भूमध्य सागर से जोड़ना था इस जमीन को। तो यही काम ब्रिटिशर्स ने किया, इसी काम को ब्रिटिशर्स ने किया। कैसे ब्रिटिशर्स ने इस जमीन को जोड़ा, तो उसने यहाँ पे क्या किया, इसको थोड़ा और अच्छे से बनाता हूं ताकि आपको और बढ़िया समझ में आए। ठीक है, ये पोर्शन इस तरह से बनेगा ऐसे, और ये ऐसे रेड सी इधर से ऐसे जाएगी, और ये हम थोड़ा और बेहतर बनाए ना, तो यहाँ हम रेड सी को जाम कर रहे हैं, और रेड सी में सच में रेड कलर डाल रहे हैं। थोड़ा रंगों का दिमाग पे बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है, ऐसा मैं मानता हूं। तो इधर जो ये पोर्शन है इसका, ये जॉर्डन और इजराइल की तरफ चला जाता है। जॉर्डन एक बहुत ही खूबसूरत देश है, ठीक है, जॉर्डन की तरफ चला जाता है, और उस खाड़ी का नाम अलग है। ठीक है, अकावा नाम सुने होंगे, अकावा की खाड़ी नाम है, वो जॉर्डन की तरफ चला जाता है। ठीक है, अब एक बच्चा, छोटा सा बच्चा पूछ रहा है कि स्ट्रेट क्या होता है, स्नेहा स्नेहा पूछ रही है स्ट्रेट क्या होता है। देखो, स्ट्रेट का मतलब है जल संधि। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, जल संधि। ठीक है, जल संधि का मतलब क्या होता है, यदि यदि जैसे हमने बोला जिब्राल्टर जल संधि, यदि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ा है, तो किसने जोड़ा है, तो मैं कह रहा हूं आपसे कि जिब्राल्टर जल संधि ने जोड़ा है। मतलब पानी इधर से इधर आ जा सकता है, पानी एक छोटे रास्ते से जब गुजरता है और दो बड़ी जल राशियों को जोड़ता है, दो बड़ी वाटर बॉडीज को जोड़ने वाली जो स्मॉलर वाटर पट्टी होती है, स्मॉलर वाटर स्ट्रिप होता है, उसको कहते हैं स्ट्रेट, जल संधि। दुनिया में कई जल संधियों से, जैसे मेरी बात सुनना, दो दो सिमिलर वर्ड है, कंफ्यूज मत होना। एक है जल संधि, हम पहले भी पढ़ा चुके हैं ये बात आपको। एक होता है थल संधि, वही स्थल संधि या थल संधि। इसके लिए टर्म यूज होता है स्ट्रेट, इसके लिए टर्म यूज होता है एस्थमस। ठीक है, इसके लिए स्ट्रेट टर्म यूज होता है, उसके लिए स्थमस टर्म होता है। ये जल को जल से जोड़ती है, जल को जल से जोड़ती है, और ये थल को थल से जोड़ता है, यानी लैंड को लैंड एरिया से जोड़ता है। कैसे, जैसे तुमने देखा कि नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट था, नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट था, और नॉर्थ अमेरिका वाले पार्ट को पनामा ने, पनामा की जमीन वाली पट्टी ने साउथ अमेरिका वाले बहुत बड़े पार्ट से जोड़ दिया। एक तरफ नॉर्थ अमेरिका था, दूसरी तरफ साउथ अमेरिका था। अब साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से जोड़ने वाली जो पट्टी थी, जमीन की पट्टी थी, यानी दो बड़े स्थल खंड को, दो बड़े स्थल खंड को जोड़ने वाली छोटी पतली पट्टी को स्थमस कहते हैं। जैसे पनामा एक क्या है, स्थमस है, पनामा एक स्थमस है। स्थमस को आप थल डमरू मध्य कह सकते हैं। डमरू मतलब दो बड़ा स्थल, और थल डमरू मतलब जमीन की पट्टी जिससे जुड़ती है, ये स्ट्रिप है, ये लैंड स्ट्रिप है। उसी तरह से जब दो बड़ी जलराशि को, दो बड़ी जलराशि को, लार्ज वाटर बॉडी को कोई पतली सी वाटर स्ट्रिप, पानी की पट्टी जोड़ती है, यानी इधर भी बड़ी जलराशि, कौन, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी, इधर भी बड़ी जलराशि, कौन,
उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, और इन दोनों जल राशियों को पतला सा एक छोटा सा पानी का पट्टी जोड़ता है, यानी पानी पानी से कनेक्ट किया है। बड़ी पानी वाली राशि, बड़ी वाटर बॉडीज को पतली सी पानी की पट्टी ने जोड़ा, यानी इससे जहाज जा सकता है, इसको तैर के तुम पार कर सकती हो, इसमें नाव चल सकता है, यानी पानी है ये। तो दो बड़ी जल राशि को जोड़ने वाला जो वाटर का स्ट्रिप है, उसके लिए जल संधि या स्ट्रेट, स्ट्रेट शब्द यूज होता है। अब दुनिया में कई सारे महत्वपूर्ण स्ट्रेट हैं जो एग्जाम पॉइंट है, जैसे यहां पे श्रीलंका और भारत के बीच में एक स्ट्रेट है, पाक स्ट्रेट, पाक, PAL के पाक, ठीक है। अब पाक स्ट्रेट, यहां पे बच्चा कंफ्यूज क्या होता है, सर आप तो कह रहे हैं भारत और श्रीलंका ये दोनों तो जमीन है, लेकिन ये भी तो देखो कि इधर बंगाल की खाड़ी की बड़ी जलराशि और इधर इंडियन ओशियन की बड़ी जलराशि, और इन दोनों जलराशियों को मिला रही है पतली सी पाक स्ट्रेट। तो स्ट्रेट हमेशा दो बड़ी जलराशियों को मिलाती है। पुकारने और पढ़ने में लोग कभी कभी ऐसी गलती करते हैं, एक तरफ भूमध्य सागर, दूसरी तरफ उत्तरी अटलांटिक महासागर, इनको आपस में मिलाने वाला स्ट्रेट है जिब्राल्टर स्ट्रेट। उसी तरह से यहां पे भी वैसा ही एक स्ट्रेट है। कौन? ऊपर जो जल राशि देख रहे हो वो ब्लैक सी है, ऊपर कौन सी जल राशि है? काला सागर, नाम सुना होगा आपने, काला सागर। और काला सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है कौन? बास्पोरस स्ट्रेट है। टर्की के इस तरफ, टर्की के इस तरफ, टर्की के इस तरफ और टर्की, दोनों तरफ टर्की ही है। एक एशियन टर्की, एशियन तुर्की, एक यूरोपियन तुर्की, ठीक है। एक इस्तांबुल, एक अंकारा, दोनों यूरोपियन टर्की के बीच में एक वाटर बॉडी है, पतली सी पानी की पट्टी है, पतली सी पानी की पट्टी है, और वो पानी की पट्टी मेडिटेरेनियन को ब्लैक सी से जोड़ती है, और बहुत महत्वपूर्ण पानी की पट्टी है। अब जो मेडिटेरेनियन में जो पानी के जहाज हैं, जैसे रूस का पानी का जहाज है, यूक्रेन के पानी का जहाज है, रोमानिया के पानी का जहाज है, ठीक है, बुल्गारिया के पानी का जहाज है, ये लोग यदि चाहे कि पानी के रास्ते मैं अफ्रीका जाऊं, तो इसी सकड़े से लाइन वाला जो पानी का रास्ता है बॉस्फोरस, उससे वो मेडिटेरेनियन आएगा, और बॉस्फोरस से वो स्वेज कैनाल के थ्रू चाहे तो इधर जा सकता है, और वो बॉस्फोरस से मेडिटेरेनियन और जिब्राल्टर के थ्रू इधर जा सकता है। तो एक निकास देता है ये। तो जैसे ये बॉस्फोरस स्ट्रेट है, ये कौन सा है? जिब्राल्टर स्ट्रेट है। इसी तरह और भी स्ट्रेट हैं, आपने सुना होगा, ये जो मैं बना रहा हूं रेड सी वाला पार्ट, देखो रेड सी वाला जो पार्ट बना रहा हूं, तो यहां पे आपने सुना होगा कि ये आगे जाके कौन सा एक बना देता है? अरेबियन पेनिनसुला, नाम तो सुना होगा ना, अरब प्रायद्वीप। और अरब प्रायद्वीप जो है, अरब प्रायद्वीप में एक गल्फ बनता है, गल्फ ऑफ पर्सिया। ये क्या बनता है? फारस की खाड़ी, बड़ा कंजस्टेड है, जो ज्यादा कंजस्टेड होगा उसको गल्फ कहेंगे। तो ये फारस की खाड़ी है, जो बहुत ज्यादा कंजस्टेड एरिया होगा, जिसमें घुसना बड़ा मुश्किल होगा, वो फारस की खाड़ी है। तो गल्फ ऑफ स्ट्रेट, अब गल्फ ऑफ फारस जो है, गल्फ ऑफ पर्सिया जो है, उसको इधर अरब सागर में मिलना है, और मिलने के लिए एक पतला रास्ता है, पानी का रास्ता है, पानी का पतला रास्ता जो दो बड़ी वाटर बॉडी को जोड़ रही है। एक बड़ी वाटर बॉडी कौन? गल्फ ऑफ पर्सिया। एक दूसरी बड़ी वाटर बॉडी कौन? गल्फ, अरब सागर। और इन दोनों को मिला रही है कौन? तो यहां पे एक स्ट्रीट है जिसका नाम है हरमुज स्ट्रेट, हारमुज, हारमुज स्ट्रेट, ठीक है, हारमुज स्ट्रेट, हारमुज स्ट्रेट यानी हारमुज जल संधि। ईरान का बड़ा दबदबा है इस पर, क्योंकि ये हारमुज जो जगह है यहाँ पे, ये ईरान का जमीन है, उसी से सट के ये पानी का पतला सा पट्टी है, जिससे तेल वाला जहाज फारस से निकल के बाहर आता है अरब सागर में, और अरब सागर से इसमें जाता है। तो जो कुवैत से, इराक से, ईरान से जो तेल खरीदेगा, वो इसी हरमुज स्ट्रेट के थ्रू जाएगा। तो हरमुज स्ट्रेट याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ यहाँ पे एक देश है यमन और ओमान, सुना होगा आपने, यमन और ओमान सुना होगा, तो ओमान है, और यहीं यूएई है, यूएई है, यहाँ बहरीन है, कई सारे, कुवैत है, इराक है। तो ये जो सारे देश हैं इस फारस की खाड़ी वाले, तेल वाले देश, सबको निकलना है ना, दुनिया में आना है, हिंद महासागर में आना है, तो इसी रास्ते से आएगा हरमुज स्ट्रेट से। और हरमुज स्ट्रेट जिसका है, चौराहे पे जिसका घर है, वो करोड़पति है वाली बात है।
तो हरमुज स्ट्रेट एक जल संधि है, दो बड़ी जल राशियों को जोड़ती है। ठीक है, इसी तरीके से एक और स्ट्रेट पढ़ना बहुत जरूरी होता है, वो बार बार एग्जाम में आता है, तो हम उसको भी बताते हैं थोड़ा सा। जब हम हरमुज स्ट्रेट से आगे जाते हैं तो यहाँ पे हमें इंडिया वाला वो गुजरात वाला पार्ट आता है, और इंडिया के नीचे जब हम केरला वाला और तमिलनाडु पार्ट से ऊपर उठते हैं तो हम इधर बांग्लादेश में पहुंच जाते हैं, और जब हम बांग्लादेश से थोड़ा और नीचे उतरते हैं तो हम मलेशिया और सिंगापुर के पास पहुंच जाते हैं, और मलेशिया और सिंगापुर के बाद सुमात्रा, जावा, ब्रुनोई और फिलीपींस, ये सब में आ जाते हैं। और इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे भी एक स्ट्रेट बनता है। कौन सा स्ट्रेट बनता है, ये स्ट्रेट कौन सा बनता है उसको बताने के पहले हम थोड़ा सा आपको नॉलेज दे दें कि ये था आपका प्यारा भारत। आपके प्यारा भारत के बाद हमारा भी प्यारा भारत, बांग्लादेश था, ये बांग्लादेश था, और उसके बाद फिर थाईलैंड, ठीक है, और थाईलैंड के बाद ये मलेशिया वाला पार्ट था, और मलेशिया के बाद यहाँ पे सिंगापुर वाला पार्ट था, ये सिंगापुर है। तो सिंगापुर और मलेशिया और नीचे ये सुमात्रा वाला पार्ट है। यहां भी एक स्ट्रेट है, पता है बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट ये क्यों है, क्योंकि इस तरफ जो ये सागर है, समुद्र है, सी है, इस समुद्र का नाम है इंडो चाइना सी बोलते हैं इसको, बहुत दुनिया में सेंसिटिव है ये इंडो चाइना सी, बहुत सेंसिटिव रीजन है फिलीपींस और एशियान के बीच। और इंडो चाइना सी को इधर बे ऑफ बंगाल से जो आप एंट्री देते हो जिस स्ट्रेट से, उस स्ट्रेट का नाम पता है क्या है, कौन सा स्ट्रेट है, कौन सी जलसंधि है, मलक्का, बिल्कुल। मलेशिया का जो सबसे निचला रीजन है और सिंगापुर के ऊपर वाला जो क्षेत्र है, वहां पे भी दो जलराशि, एक तरफ कौन सा, एक तरफ कौन सी जलराशि, हिंद चीन, इंडो चाइना के नीचे जो है उसको दक्षिणी चीन सागर कहते हैं, उसको किस नाम से पुकारते हैं, दक्षिणी चीन सागर, इसको दक्षिणी चीन सागर, चीन सागर के नाम से पुकारते हैं, साउथ चाइना सी, बड़ा सेंसिटिव। और इधर कौन है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की, वही बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी या बंग सागर लिखो सबसे अच्छा, थोड़ा अच्छा फील आएगा। तो दो वाटर बॉडीज है, किसको किसको, बंग सागर को किससे मिलाया, दक्षिणी चीन सागर से, पतली सी पानी की पट्टी, बड़ा कंजस्टेड रहता है, ट्रैफिक बहुत जाम रहता है, बहुत ट्रैफिक जाम रहता है, इसलिए मलेशिया एक और खोल रहा है ऐसा ताकि वो ज्यादा कमा सके, एक और वो स्ट्रेट बनाने की कोशिश कर रहा है, कृत्रिम नहर बनाने की कोशिश कर रहा है मलेशिया, ताकि आना जाना आसान हो सके इधर, नहीं तो बहुत बहुत ट्रैफिक जाम लग जाता है, क्योंकि पतला से पट्टी से सबको गुजरना है तो ऐसा लगता है जैसे कोई मंदिर का लाइन लगा हो। तो ये स्ट्रेट है मलक्का स्ट्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, मलक्का जल संधि, ठीक है। फिर यहाँ पे एक स्ट्रेट था पाक जल संधि, एक यहाँ पे स्ट्रेट था जिसका नाम तुमने देखा हरमुज जल संधि, हरमुज के बाद भी यहाँ पे भी एक जल संधि है, ये भी तो एक जल संधि ही है यहाँ पे, कैसे, तो अरब सागर जैसी बड़ी सी वाटर बॉडी को प्यारी सी रेड सी के अंदर जो लाल सागर है इसके साथ जुड़ने का सौभाग्य मिलता है, तो यहाँ पे भी एक स्ट्रेट है, ठीक है, यहाँ पे भी एक जल संधि है, छोटी सी पतली सी जल संधि। और इस तरीके से ये खाड़ी भी है, जल संधि भी कह सकते हैं इसको, ऐसे तो कुछ लोग इसको खाड़ी के नाम से जानते हैं, वही बाब अल मंदीब, बाब अल मंदीब यहीं पे है, बाब अल मंदीब स्ट्रेट। तो स्ट्रेट क्या होता है इसको केवल जान लेने से काम नहीं चलेगा, बल्कि दुनिया के जितने इंपॉर्टेंट स्ट्रेट हैं, जल संधि हैं, उन सबको खंगाल लेंगे ना एक बार नक्शा पे, एक बार नक्शा पे खंगाल लेंगे और दो तीन बार उसको रिवाइज कर लेंगे, खुदा कसम फिर दिमाग में बैठा रहेगा, बिल्कुल भूलेंगे नहीं, और कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा। बिना बिना एग्जाम्पल का कॉन्सेप्ट मतलब है बिना सीमेंट का दीवार, बिना एग्जाम्पल का फैक्ट रटने का मतलब है खतरे की घंटी, जरूर गाय का सिंह भैंस और भैंस का सिंह गाय में होगा। तो इसलिए कोशिश ये करना चाहिए कि जितने भी भाई बहन हम कुछ भी रटते हैं उसकी गंभीरता, गहराई में जाना चाहिए। अधिकारी बनना है भाई तो गहराई में उतरना पड़ेगा, ऊपर ऊपर जाओगे तो बस तब फिर पद भी नीचा वाला होगा, ज्ञान में ऊपर ऊपर होगे तो पद में नीचे नीचे होगे, और ज्ञान में एकदम गहराई तक होगे तो पद में बड़े ऊपर ऊपर होगे। तो चीजों को बिल्कुल खंगाल लेना, मलक्का जल संधि हो या हरमुज जल संधि हो या बाब, ये भी बड़ा न्यूज में रहा है अभी, ठीक है, ये भी बड़ा न्यूज में रहा है, बीओबी जो बोल रहे हो आप, ठीक है, वो बीओबी तो बे ऑफ बंगाल बोल रहे हो, अभी जस्ट एक बच्चा लिख रहा था ना बाब मलन देव, ठीक है, तो वो यही वाला है, यहाँ वाला जल संधि।
तो सारे जल संधियों को एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट सब बता दिया मैंने, मारा मारा सी वाला भी बता दिया। अब आते हैं एक बार फिर से जहां मुझे रुकना है कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाला 3 झील का नाम आपको याद रखना। 3 झील है, 3 छोटे छोटे झील हैं, और उन झीलों को जोड़ के बना है ये कौन, गल्फ, जो सुएज का गल्फ है, वहां से पहले एक झील है, ठीक है। इस झील का नाम है ग्रेट, एक लिटिल बिटर है, एक ग्रेट बिटर है, और एक तिमसा है। ये 3 झील हैं, और इन तीनों झीलों को अंग्रेजों ने, अंग्रेज बड़े चालाक थे, मैंने बताया ना आपको। एक झील उन्होंने लिया लिटिल बिटर, दूसरा झील लिया उन्होंने ग्रेट बिटर, और एक और झील लिया तिमसा। तो इन्होंने झीलों को जहां से ये उठाया, यानी जो झील थे, 3 झीलों को जोड़ दिया ताकि कम खर्चा हो, ठीक है। इसको जोड़ दिया इससे, इसको जोड़ दिया इससे, और इसको जोड़ दिया इससे। 3 ही झील हैं। कौन कौन झील है उसका क्रम याद रखना। कौन से झील हैं, एक है ग्रेट बिटर, फिर है लिटिल बिटर, और फिर है तिमसा। यानी सुएज नहर कैसे बना है, यदि ये हमें समझना है, तो सुएज नहर ऐसे बना है भाई मेरे। इधर जो है भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन सी है, और मेडिटेरेनियन सी में सबसे पहले पास में एक झील है जिसका नाम है तिमसा। तिमसा के अलावा एक लेगून झील भी है, लेकिन उस झील का कोई लेना देना नहीं है इससे। तो एक झील है तिमसा, और उसके बाद फिर उसके दक्षिण में एक और झील है, ठीक है, और उसके दक्षिण में एक बड़ा झील है, और फिर इसके पास यहां पे ये सुएज का गल्फ है, ठीक है, सुएज का गल्फ और लाल सागर है, ठीक है। तो अब ये लाल सागर सबसे दक्षिण में आके, हम दक्षिण में देखें तो ये दक्षिण में है, इससे उत्तर में ये वाला गल्फ है, ये झील है, और ये झील है। तो उत्तर से दक्षिण में यदि हम देखें, उत्तर से दक्षिण में यदि हम देखें, तो इसको यदि हम सजाना चाहें तो सबसे उत्तर में कौन हो गया, तिमसा। तिमसा के ये उत्तर है और ये दक्षिण है, ठीक है। तिमसा के बाद कौन हो गया, तो लिटिल बिटर, लिटिल बिटर, और उसके बाद कौन हो गया, तो ग्रेट बिटर, और उसके बाद कौन हो गया, तो ये सुएज की खाड़ी, और सुएज की खाड़ी। अब इनको क्या किया अंग्रेजों ने, इनको यहां बहुत कम गड्ढा खानना पड़ा, थोड़ा सा यहां खान लिया, थोड़ा सा यहां खान दिया, मतलब गड्ढा खोद दिया, और थोड़ा इधर खोद दिया। इस तरह से सुएज कैनाल निर्मित हो गया, इस तरह से सुएज नहर बनके रेडी हो गया। तो ये जो लाल सागर को भूमध्य सागर के जोड़ के इन्होंने सुएज नहर बनाया। हम चाहते हैं कि बच्चा याद रखे इसको पूरी तरीके से कि झीलें कौन कौन सी थी, ठीक है। तो तिमसा, ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर झील याद रखिएगा, गलती ना हो, ठीक है, बिल्कुल जरूरी है। 4 नए मैसेज हैं, जरा देख लो आप में से क्या क्या मैसेज आ रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, एक और झील भी है यहां पे, लेकिन उस झील का स्वेज नहर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वो झील जो है एक तरह से तटीय झील है, कोस्टल लेक है, और उसका स्वेज नहर से कोई लेना देना नहीं है। और साथ ही साथ स्वेज का एक और लाइन इधर भी लाया गया है, और किसके पास लाया गया है, नाइल रिवर में मिलाया गया है। ये नाइल रिवर है, ठीक है। और कायरो नाम का बंदरगाह बनाया गया है यहाँ पे, कायरो नाम सुना होगा, कायरो बंदरगाह, मिस्र का कायरो बंदरगाह अक्सर फिल्मों में बहुत ज्यादा दिखाया जाता है, कायरो बंदरगाह। तो एक लाइन इधर भी लाया गया, दूसरा लाइन इधर लाया गया, उधर भी ले गया, तो यानी थोड़ा सा यहाँ पे बाईपास करने की कोशिश है। अक्सर जाम लग जाता है, आप इसी में जाम लगा था अभी हाल फिलहाल में। यहाँ जो कंजस्टेड एरिया, यहाँ एक जहाज फंस गया था, और उस जहाज के फंसने के कारण काफी ट्रैफिक जाम हो गया था स्वेज कैनाल में, और ट्रैफिक जाम होने के कारण बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था वर्ल्ड ट्रेड पे, विश्व व्यापार पे, क्योंकि दुनिया का व्यस्ततम समुद्री मार्ग में से एक है, ठीक है। अब ये जो नाइल रिवर जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। सूडान में एक जगह है, जहां जगह का नाम है खार्तुम। सूडान एक देश है,
सूडान में एक जगह है, उसका नाम है, सूडान में खार्तूम नाम का जगह है। और खार्तूम एक जगह है ऐसा जहां पर नील नदी में दो नदियां आके यहीं सूडान में ही मिलती है खार्तूम में। एक आती है ब्लू नाइल और एक आती है व्हाइट नाइल। जो व्हाइट नाइल है, ठीक है, व्हाइट नाइल जो है, श्वेत नील जिसको कहते हैं, व्हाइट नाइल जो है वो विक्टोरिया से आती है, लेक विक्टोरिया, वही विक्टोरिया जो विषुवत रेखा पर स्थित है, विषुवत रेखा पर स्थित है। और 3 देश इसको शेयर करते हैं, 4, केन्या शेयर करते हैं, 3 ही देश है, केन्या, युगांडा शेयर करता है और तंजानिया शेयर करता है। तो 3 देश हैं जो इस झील को शेयर करता है, ठीक है। तंजानिया, केन्या और युगांडा, ये तीनों लड़ता है इस झील के लिए। युगांडा केन्या में अक्सर मारापीटी होते रहता है इस झील के लिए। झील का नाम लेक विक्टोरिया। विक्टोरिया से व्हाइट नाइल निकलती है और ब्लू नाइल इथियोपिया नाम का एक देश है, और इथियोपिया में एक झील है टाना, यानी 2 झील का पानी नील में बहता है। इथियोपिया में, इथियोपिया के पठार पर एक झील हुआ करता है और उस झील का नाम है लेक टाना, टाना झील। तो टाना और विक्टोरिया, इन 2 झीलों का पानी, लेक टाना इथियोपिया से, वहां से निकलती है ब्लू नाइल, ब्लू नील या ब्लू नाइल, और जो व्हाइट नाइल है वो निकलती है विक्टोरिया से। दोनों आके मिलती है सूडान के खार्तूम में, और फिर ये नाइल जाती है इजिप्ट, और इजिप्ट में बहुत बड़ा डेल्टा तो बनाती है। कहां पे? वही भूमध्य सागर में। तो स्वेज को बेहतर तरीके से पढ़ने का जरूरत है आपको, ठीक है। चलिए, वो जहाज जापान का था, और क्या नाम था जहाज का, कुछ नाम भी था, मैंने एक वीडियो बनाया था उस पर, मैं आपको किसी दिन दिखलाऊंगा, वो निकाल के रखूंगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था जो जरूरी था बताना। और आपको एक होमवर्क दिया एटलस में, एटलस बहुत जरूरी है, तो एटलस में आपको देखना है कि सर ने कहा था कि एक ग्रेट बिटर है, ठीक है, एक लिटिल बिटर है और एक तिमसा है। तो ये एक एक्स्ट्रा कौन सा झील है? कोई कमेंट करके बता सकता है मुझे वो एक्स्ट्रा कौन सा झील है? दरअसल मैं चाहता हूं कि आपसे भी कुछ सीखूं। अच्छा, एवरग्रीन सीप का नाम था, जहाज का नाम एवरग्रीन था, ठीक है, एवरग्रीन जहाज था, ठीक है, एवरग्रीन जहाज था, बढ़िया है। चलिए हम अब इस टॉपिक को यहीं समेटते हैं, और मेरा अगला टारगेट है यूरोप, ठीक है। इसके अलावा आप कहेंगे कि सर अफ्रीका में, सर आपने नदियां नहीं बताई हैं, और अफ्रीका में आप मरुस्थल तो बताए थे, पर्वत भी बताए थे कि 2 माउंटेन है, एक चोटी है किलिमंजारो। तो एक बार हम फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ अफ्रीका को पूरा देख लेते हैं, और उसके बाद अफ्रीका में पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अभी हम सिर्फ मैपिंग सिखाने के लिए हैं, और क्योंकि प्योर ज्योग्राफी हम 4 दिन के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं, 4 से 5 दिन के अंदर हम चाहते हैं कि ये मैपिंग का काम मेरा हो जाए, ओवरऑल नक्शा माइंड में सेट हो जाए दुनिया का, तब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट कर दें, ये फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट कर दें, क्योंकि टाइम कम होता है, जल्दी जल्दी फिनिश करना होता है, ठीक है। तो अफ्रीका में अब तक आपने जो पढ़ा, जो लोग रेगुलर स्टूडेंट हैं उनको काफी कुछ पता, अब आइडिया थोड़ा थोड़ा हो गया होगा अफ्रीका का, और जिनका आज पहला दिन है उनके लिए तो थोड़ा उतना प्रोडक्टिव क्लास नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो सीखने मिलेगा ही, ठीक है। बिल्कुल नल्ला वाला क्लास हम लेते नहीं है, जो नया स्टूडेंट है उसको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिले, ये मेरी इच्छा रहती है। तो हम 3-4 चीजों को एक बार रिवाइज कर देते हैं, माउंटेन को, प्लेटू को, नदियों को, डेजर्ट कर चुके हैं तो इस पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, मरुस्थल, मैदान भी हम कर चुके हैं, सवाना, साहेल, उस पे भी फोकस नहीं करेंगे। पर्वत, 3 पर्वत को याद रखने की आवश्यकता है, इससे ज्यादा को याद रखना नहीं है। एक जो एटलस नाम का माउंटेन है, जिसको हम आल्प्स का विस्तार कहते हैं, एटलस माउंटेन, मोरक्को और उसके आसपास के क्षेत्र में फैला हुआ माउंटेन है एटलस। माना जाता है कि ये यूरोप के आल्प्स का एक्सटेंशन है एटलस। एटलस के पैरेलल में कौन सा पर्वत है? आप देखेंगे तो ऐसा फील आएगा कि एटलस और ये दोनों पैरेलल है, बिल्कुल हम बना नहीं पाए, लेकिन एक्चुअल में ये दोनों जो है बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे जिस एंगल पे ये है उसी एंगल पे ये है, ठीक है, उसी एंगल पे ये है। तो इसको बना देते हैं हम
ये भी माउंटेन जो है इसका नाम है ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन, जो इस तटीय क्षेत्र में है। दक्षिण अफ्रीका के तटीय क्षेत्र में जो एक पर्वत है उसका नाम है ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। ये दो पर्वत श्रेणी है जो अफ्रीका के बड़े पर्वत श्रेणियों में से दो पर्वत श्रेणी है। और एक और पर्वत श्रेणी बिल्कुल इक्वेटर पे है जिसका नाम है किलिमंजारो। इक्वेटर पे होने के बाद भी सालों भर बर्फ से ढका रहता है इसका चोटी। ठीक है, इसका नाम क्या है? किलिमंजारो। ये ज्वालामुखी पर्वत है और एसिडिक मैग्मा के कारण ये इतना ऊंचा हो गया है, किलिमंजारो। ठीक है, किलिमंजारो। तो तीन पर्वत श्रेणी देखा आपने, एक एटलस, किलिमंजारो की चोटी और ड्रैकेंसबर्ग। इसके अलावा कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। प्लेटूज की बात करें तो एक प्लेटू यहां पे है जिसका नाम है कटांगा पतांगा का पठार, एक प्लेटू यहां है जोस का पठार, और एक बहुत बड़ा प्लेटू यहां है जिसका नाम है इस प्लेटू का नाम है इथोपियन आइलैंड जिसको बोलते हैं। तो बेसिकली तीन प्लेटू को अलग से ज्यादा ध्यान देके पढ़ना होता है। ये जोस प्लेटू है, ये कटांगा पतांगा का प्लेटू है और ये इथोपियन प्लेटू है। अफ्रीका के जो प्लेटूज हैं, छोटे छोटे प्लेटूज अफ्रीका में बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ये तीन इंपॉर्टेंट है। तो तीन का नाम याद रखना है, जोस का पठार और कटांगा पतांगा, जहां वही जाम्बिया का और जो डीआरसी का जो वो रीजन है ना, जाम्बिया और डीआरसी का तांबा जहां निकाला जाता था, वही है कटांगा पतांगा का पठार, कटांगा और पतांगा का पठार। पठार बहुत सारे हैं छोटे छोटे, लेकिन इंपॉर्टेंट यही तीन है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इथोपियन हाईलैंड, इथियोपियन हाईलैंड, इथोपिया का पठार। ठीक है, पठारों का ज्यादा रोल नहीं है अफ्रीका में, क्योंकि अफ्रीका जो है वो कॉपर में ज्यादा, मतलब जो नॉन फेरस मिनरल्स है उसका प्रोडक्शन यहाँ ज्यादा होता है। ऐसे तो मिनरल्स होंगे, लेकिन जो डिस्कवरी खोज हुई है मिनरल्स की और जो उत्पादन है मिनरल्स का, वो बेसिकली जो कॉपर है उसका ज्यादा हुआ है। कॉपर और दूसरे जो नॉन फेरस मिनरल्स हैं उनका ज्यादा प्रोडक्शन होता है। मिनरल्स पे हम आएंगे तो बताएंगे, बोत्सवाना जो है या दक्षिण अफ्रीका जो है ये सोना हीरा इन चीजों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। इधर घाना, घाना में भी सोना हीरा और सोना, खास करके घाना में, घाना हो गया, टोगो हो गया, आइवरी कोस्ट हो गया, इन क्षेत्रों में सोना। और यहाँ नाइजीरिया वाला जो रीजन है, यहाँ पेट्रोलियम, नाइजीरिया में पेट्रोलियम का जो बेल्ट है वो नाइजर नदी है उसके मुहाने पर पूरा 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 एरिया है जो ऑयल क्षेत्र है, पेट्रोलियम क्षेत्र है। तो पेट्रोलियम में ये रीजन धनी है। नाइजीरिया पेट्रोलियम के कारण बहुत अर्न करता है, लीबिया पेट्रोलियम के कारण बहुत अर्न करता है। तो लीबिया के पास भी पेट्रोलियम बहुत है और नाइजीरिया के पास भी पेट्रोलियम। जो तटीय देश होते हैं, समुद्र तट जिनके नजदीक होता है, उनके पास पेट्रोलियम होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब देखो, कई बच्चों को बहुत सारे प्लेटूज दिखेंगे, ढेर सारे प्लेटूज, ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ तीन चार प्लेटू पे फोकस करना है, जोस, कटांगा पतंगा और इथोपियन प्लेटू। अब यदि हम प्लेटू और पर्वत को देख लें, ये प्लेटू और पर्वत के मामले में बड़ा वीक है। ये कॉन्टिनेंट में कम प्लेटू और बहुत कम पर्वत है। किलिमंजारो सबसे ऊंची चोटी है। नदियों की बात करें तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने होंगे नदियों में। देखिए, सबसे पहली नदी जो है वो तो बताया मैंने आपको, जो विक्टोरिया से निकल के आती है व्हाइट नाइल, और टाना से निकल के आती है ब्लू नाइल, और दोनों मिलके गिरती है यहाँ। तो ये नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है दुनिया की, नाइल नदी, नाइल रिवर, जो इक्वेटर के पास से निकलती है और कर्क पार कर जाती है। इक्वेटर के पास से निकलती है और कर्क रेखा पार करके भूमध्य सागर में गिरती है। एक नदी यहां से निकलती है, इसका नाम है नाइजर रिवर। नाइजर एक नदी है जो नाइजर देश से निकलती है और नाइजीरिया होते हुए आगे गिरती है। एक नदी यहाँ है कांगो। यहाँ पे छोटे बच्चे क्या रटते हैं, छोटे बच्चे रटते हैं कि कौन सी नदी इक्वेटर को काटती है, भूमध्य रेखा को दो बार काटने वाली कौन सी नदी है, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को काटती है, बताना जरा, भूमध्य रेखा को काटने वाली नदी। ठीक है, तो चलो, एक नदी है, आपको पता होगा, आप जानते होंगे, सबके सब ये सब रटते हुए बड़े होते हैं बच्चे, इसलिए इस पर मैं ज्यादा फोकस नहीं करता। तो एक कांगो नदी है, ठीक है, कांगो नदी है जो यहां इक्वेटर के पास बहती है, कांगो नदी। और एक और नदी आप याद करते हैं कि कौन सी नदी है जो मकर रेखा को काटती है, जल्दी बताइए, कौन सी नदी है जो मकर रेखा को काटती है?
ये तो बहुत फैक्ट, नन्ना फैक्ट है, सब भाई बहन रट के बैठते हैं ये तो। कौन सी नदी है, जल्दी बताइए। तो आपने देखा एक श्वेत नाइल है, व्हाइट नाइल है, एक ब्लू नाइल है। श्वेत नदी जो है, श्वेत नाइल युगांडा से निकलती है, दक्षिणी सूडान और सूडान होते हुए जाके खत्म हो जाती है सूडान में, ठीक है। और खार्तुम, ब्लू नाइल जो है, सूडान की राजधानी खार्तुम में श्वेत नाइल से यानी व्हाइट नाइल से मिलती है। ये पॉइंट नोट करके रखा था आपको बताने के लिए मैंने। इसके अलावा आपको एक और पॉइंट बताना था कि जो ब्लू नाइल है वो इथियोपिया होते हुए, सूडान होते हुए आती है टाना झील से निकल के। कांगो नदी जो है, जिसको जायरे नदी भी कहते हैं, ये कांगो और अंगोला और कांगो गणराज्य में बहती है। और ये इसी के किनारे कांगो की राजधानी किनशासा, कांगो एक एक तो डीआरसी, कांगो डीआरसी की राजधानी, डीआरसी की राजधानी किनशासा और कांगो की राजधानी ब्राज़विले, दोनों की राजधानी जो है वो इसी कांगो नदी के किनारे है। कांगो नदी विषुवत रेखा की सबसे छोटे कद वाली पिग्मी इसी नदी में रहता है। नदी के आसपास पिग्मी रहते हैं, पिग्मी बता चुका हूं आपको। इसके अलावा कांगो की सहायक नदी है कसई, उबांगी, ठीक है। कसई नदी डायमंड रिजर्व के लिए फेमस है। कांगो की एक सहायक नदी है कसई, उस नदी में अक्सर डायमंड मिलते हैं लोगों को, इसलिए डायमंड रिजर्व रिवर के नाम से घोषित है। और कांगो के बारे में बचपन से रटते हुए आप आए हो, 2 बार इक्वेटर को काटती है और अटलांटिक सागर में गिरती है, तो ये तो 2 बार, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कांगो के बाद एक नदी है जो आपने अभी रटा और लिखा है, लिम्पोपो, सबने लिखा होगा लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी के बारे में यही बताया जाता है, बचपन से हम ये भी रटते आए हैं कि लिम्पोपो नदी किसको 2 बार काटती है भाई, 2 बार काटती है मकर रेखा को। तो बच्चा इसको जरूर याद करके रखता है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। और किस में गिरती है, डेलागुआ की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे की सीमा बनाते हुए, दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे की सीमा बनाते हुए लिम्पोपो डेवागुआ की खाड़ी में गिरती है। डेलागुआ की खाड़ी एक खाड़ी है और मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो। तो लिम्पोपो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बचपन से नहीं रटे हैं वो हम बताना चाहते हैं आपको। एक नदी है ओकावांगो नदी, ठीक है। बहुत सारी नदियां हैं, अफ्रीका में नदियों की कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये विषुवत रेखा इसके बीच से गुजरती है। और दूसरी बात, इसका विस्तार कर्क से मकर तक है, तो नदियों की कमी नहीं है। फिर भी वाटर क्राइसिस से झेलता है, पीने के पानी की बड़ी क्राइसिस है यहाँ पे। तो लिम्पोपो एक इंपॉर्टेंट नदी थी, लिम्पोपो। कांगो दूसरी इंपॉर्टेंट नदी थी, नाइल तीसरी इंपॉर्टेंट नदी थी, नाइजर चौथी इंपॉर्टेंट नदी थी, सेनेगल जो आपने कहा, सेनेगल भी एक इंपॉर्टेंट नदी है, सेनेगल भी नदी है, ठीक है। लेकिन इन सब से अलग जो मैं बताना चाहता हूं, एक और पॉइंट बताना चाहता हूं, वो कौन सी नदी है अफ्रीका की, अफ्रीकन महाद्वीप की, वो कौन सी नदी है जो हमारी लूनी के समकक्ष है, लूनी के समान है। जैसे लूनी नदी है हमारी, जो भूमिगत हो जाती है, अंडरग्राउंड हो जाती है, कुछ समय, कुछ दूरी तक बहने के बाद लूनी नदी जो है वो भूमिगत हो जाती है। आप बताइए कि उसी तरीके की कौन सी नदी? जी बिल्कुल, एक ही नदी है वो, ओकाबांगो रिवर। ओकाबांगो समुद्र तक नहीं पहुंचती, जैसे हमारी लूनी नदी समुद्र तक नहीं पहुंचती। लूनी नदी जो है वो समुद्र तक नहीं पहुंचती, वो राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहीं खो जाती है, भूमिगत अंडरग्राउंड हो जाती है। वैसे ही ओकाबांगो नदी जो है, और चार्ड, हाँ चार्ड नदी जो है, चार्ड नदी, चार्ड झील के पास छोटी सी नदी है चार्ड। तो चार्ड नदी हो गई, मेनली झील है वो, चार्ड झील है, नदी नहीं है। तो छोटी जलधारा है, उसको लोग चार्ड झील के रूप में ही देखेंगे। तो मेन जो नदी है ना वो ओकावांगो है, जो अंडरग्राउंड हो जाती है। ओकावांगो बोत्सवाना में बहती है, कालाहारी डेजर्ट में गुम हो जाती है, अंडरग्राउंड हो जाती है ओकावांगो, याद रखिएगा। और इसके अलावा जो नदियां बहुत हैं, पहले ही बता चुका हूं। एक नदी का नाम है ऑरेंज नदी, दक्षिण अफ्रीका, लोसोतो और नामीबिया से होकर गुजरती है। अफ्रीका और नामीबिया के बीच सीमा बनाती है ऑरेंज नदी, ठीक है। ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका में, इस पे ऑगब्रिज नाम का जलप्रपात है। एक नदी है जाम्बेजी नदी। अब जाम्बेजी नदी नामीबिया, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, बोत्सवाना, इन सब का बॉर्डर बनाती है, इन सब से गुजरती है जिम्बाब्वे नदी, प्राकृतिक सीमा बनाती है, ठीक है। छोटी नदियों को हम काउंट नहीं करते बिल्कुल, छोटी छोटी नदियां छोड़ दीजिए। बोल्टा नदी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो घाना, माली, बेनिन, टोगो से गुजरती है।
और वहां आका सोमो बांध का निर्माण किया गया, बोल्टा झील का निर्माण किया गया है। तो 5-6 नदियां याद रखिएगा, कौन कौन? एक नाइल नंबर 1 होगा, कांगो नंबर 2 होगा, लिम्पोपो नंबर 3 होगा। ये इन तीनों को प्रायोरिटी दीजिएगा। क्यों प्रायोरिटी दीजिएगा? क्योंकि इन तीनों तीनों का एक एक स्पेशल रोल है, ठीक है, ज्यादा इसकी रैंकिंग अच्छी है इनकी। नाइल इसलिए क्योंकि वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट है, और कांगो इसलिए क्योंकि इक्वेटर को 2 बार काटती है, लिम्पोपो इसलिए क्योंकि वो मकर यानी कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है, बट ओकाबांगो इसलिए क्योंकि स्पेशल है, समथिंग स्पेशल। ये अंडरग्राउंड हो जाती है, एक स्वैम्प बनाती है, स्वैम्प माना दलदल बनाती है, डेजर्ट में स्वैम्प बनाती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और जो हमने बोल्टा बोला, बोल्टा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नदी एक बहुत बड़ा जलाशय क्रिएट करती है, जिससे 4 देशों को फायदा होता है, वही टोगो, बेनिन, गाना, ठीक है। तो घाना, माली, बेनिन, टोगो, इन देशों को, नन्हे नन्हे देश हैं, याद है ना, जीटीबी नगर, घाना, माली, टोगो, बेनिन, इन देशों को ये एक वाटर सप्लाई करती है। इसका नाम है बोल्टा झील। बोल्टा झील जो है अफ्रीका का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है, बोल्टा झील। अफ्रीका का लार्जेस्ट, वन ऑफ द नहीं, लार्जेस्ट कृत्रिम झील का नाम है बोल्टा। एक नदी को रोक के झील में कन्वर्ट कर दिया गया है। और जो कोको, जो चॉकलेट आप खाते हो ना, कोको, कोकोआ से बनता है, कोको के प्रोडक्शन में इस झील का, इस जलाशय का बहुत बड़ा रोल है। और चॉकलेट तो दुनिया पागल है इसके पीछे, ठीक है। तो याद रखना, जो इंपॉर्टेंट है उस पर ज्यादा फोकस करो। पढ़ने के लिए, जानने के लिए तो अनंत इंफॉर्मेशन है, लेकिन उन अनंत में से कौन हमारे लिए रिलेवेंट है, ये बताना, ये जानना बहुत जरूरी है। तो रिलेवेंट कैसे पता करते हैं? छोटे बच्चों को नहीं पता होता, आप लोग तो समझदार जो लोग, उनको पता होगा। तो रिवर्स में किन रिवर्स पे फोकस करना है? बोल्टा इसलिए क्योंकि लार्जेस्ट जलाशय बनाती है बोल्टा, और वही घाना, बेनिन, टोगो, माली, इन देशों को पानी देती है। और बोल्टा नदी है छोटी सी, बोल्टा एक नदी है, और ये बोल्टा झील बनाती है। और आका सोम्बो बांध के द्वारा इसको बनाया गया है, इस बांध को, झील को बनाया गया है। चलिए, ये मासूम इंसान का सवाल है, आज यूरोप नहीं होगा। अरे भाई मासूम, सुनते जाओ, मेरी जिम्मेदारी है, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि कंप्लीट करूंगा, तो वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं जरूर कंप्लीट करूंगा। यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात हो रही है, अफ्रीका से 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं फ्री में, तो मैं उन पे फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ जिनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जैसे ये नाइल से आ सकता है, लिम्पोपो आपको आता है, अच्छी बात है, बट मुझे मौका दीजिए थोड़ा बहुत, मुझे भी मौका चाहिए। तो एटलस बता दिया मैंने, एटलस की सबसे ऊंची चोटी का नाम है टोबक्कल। हाँ हाँ, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, बहुत अच्छे रवीश जी, सलाम आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया आपने। दरअसल हॉर्न ऑफ अफ्रीका टर्म जो यूज हुआ है ना, वो स्पेशली इन 2 पॉइंट्स के लिए यूज हुआ है। ये जो पॉइंट्स हैं और ये जो पॉइंट्स हैं, ये बिल्कुल ओनिडा जैसा फील देगा आपको, ओनिडा टीवी जैसा फील देगा। तो रेड सी में एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर है ये दोनों, और इसके बीच का जो क्षेत्र है, तो इसमें 3 देश मेनली आते हैं। एक तो सोमालिया, जो पायरेट्स है, सोमालिया आता है, ठीक है। सोमालिया के अलावा ये जो उठा हुआ पार्ट है, एरिट्रिया का पार्ट है, एरिट्रिया भी इसमें आता है। और इसके बीच वाला जो देश है वो भी इसमें काउंट होता है, बिकॉज वो भी इसी का एक हिस्सा है। तो बीच वाला एक देश है जिसका नाम है जिबूटी, डी से स्टार्ट होता है, जिबूटी, डी साइलेंट हो जाता है। तो जिबूटी, सोमालिया और एरिट्रिया, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाते हैं, बिकॉज इसका जो लोकेशन है ना, बिल्कुल उसी तरह से है, जैसे गैंडे का सिंग होता है ना, उस तरीके की इसकी आकृति है। अफ्रीका के हॉर्न की तरह, सिंह की तरह, अफ्रीका का सिंह का उपाधि दिया गया है, सांकेतिक उपाधि। 3 देश शामिल है इसमें, एरिट्रिया, सोमालिया और जिबूटी, इन तीनों को मिलके। इसके नीचे इथियोपिया, जो लैंडलॉक कंट्री है, इथियोपिया समुद्र तट को नहीं छूता, तो वो लैंडलॉक कंट्री है। तो 3 देश आएगा। इथियोपिया नहीं आता, ऐसे कुछ किताबों में लिख दिया है, तो हम लोग को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उसी से अलग हुआ है ना ये एरिट्रिया और सोमालिया। ये जो एरिट्रिया और जिबूटी है, पहले कभी इतिहास में ये हिस्सा थे किसका? इथियोपिया। इसके नीचे एक देश है इथियोपिया। तो कुछ लोग इथियोपिया को भी मानते हैं, 2 कारणों से इथियोपिया को कोई कोई किताब शामिल करता है। दरअसल इथियोपिया ऊंचा है। सिंह क्या होता है, हॉर्न क्या होता है? सिंह होता है जो उभरा हुआ पार्ट है, वो सिंह है। तो उभरा हुआ पार्ट में एक तो एरिट्रिया उभरा हुआ है, दूसरा जिबूटी उभरा हुआ है, तीसरा सोमालिया है। अब जो ये रीजन जो उभरा हुआ है ना, इसी का उभरा हुआ पार्ट, वो इथोपियन आइलैंड भी थोड़ा ऊंचा पार्ट है। इथोपियन आइलैंड इस पार्ट में ऊंचा पार्ट है। तो कुछ किताबों में इथियोपिया को भी शामिल कर लिया गया है एज अ हॉर्न ऑफ अफ्रीका। बट एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो सोमालिया है और जिबूटी है और एरिट्रिया है, ये 3 मिलके इसका सींग जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है।
ठीक है, सूडान नहीं आता उसमें। इथियोपिया का पार्ट रहा है वो, जिबूटी और एरिट्रिया कभी इथियोपिया का पार्ट था। तो पहले जो किताबें होती थी उसमें इथियोपिया और सोमालिया को मानते थे क्या, कि दिस इज द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। बट बाद में जब ये कंट्री क्रिएट होते गए, एरिट्रिया एंड जिबूटी, तो एरिट्रिया जिबूटी के साथ साथ इथियोपिया को भी काउंट करते हैं किताबों में कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। एक्चुअली ये ज्योग्राफिकली एक सिंबॉलिक नाम है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया, इसके लिए धन्यवाद। सो बस इतना टॉपिक काफी है, इतनी चीजें जानना काफी है अफ्रीका के बारे में। अब जाते जाते हम एक नन्ना सा टॉपिक और बता देते हैं। हम इस पे बात कर चुके हैं, जो रास अल ग्रहान पॉइंट की बात कर रहे हैं रवीश जी। ठीक है, रास अल ग्रहान पॉइंट है, एक पार्टिकुलर पॉइंट है जो इस पे, इस टिप पे शायद इसी से रिलेटेड कोई पॉइंट है, हमको अभी माइंड में आया नहीं इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। चलिए आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि हम थोड़ा यूरोप बनाना सीखेंगे। ठीक है, यूरोप बनाना सीखेंगे, और अफ्रीका से कोई इंपॉर्टेंट होगा तो कंबाइंड जो पूरा बनाएंगे ना हम मैप वर्ल्ड का, तो वहां बता देंगे। बुशमैन बताया था, कालाहारी बोत्सवाना नामीबिया रीजन में है। पिग्मी बताया था मैंने, कांगो बेसिन में है पिग्मी जनजाति। ठीक है, पिग्मी के जो घर होते हैं उसको मोंगुलस कहते हैं। छोटा सा गुफा जैसा पेड़ों के खोटर में बनाते हैं, पेड़ों के कोटर में घर बनाते हैं, वो घास पात का घर बनाते हैं, उसको मोंगुलस कहते हैं। जैसे होता है ना एस्किमो के घर को इग्लू कहते हैं, वैसे ही पिग्मी बौने के घर को मोंगुलस कहते हैं। बद्दू सहारा मरुस्थल की ट्राइब है। मसाई केन्या की ट्राइब है। जूलू नटाल की ट्राइब है। ओरोमो इथियोपिया की ट्राइब है, ओरोमो। और इसके अलावा बंटू, बंटू तो उन जगहों पे पूर्वी मध्य और दक्षिणी हर जगह मिलता है, बंटू हर जगह मिलने वाला ट्राइब है। नूबा ट्राइब पॉपुलर है, सूडान का नूबा ट्राइब, याद रखना, बस इतना काफी है। इसके अलावा योरूबू ट्राइब, योरूबू, ठीक है, योरूबू ट्राइब जो है वो नाइजीरिया की ट्राइब है। तो ट्राइब्स तो बहुत हैं अफ्रीका में, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं ये पॉइंट। अगला जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम आपको यूरोप का फिजिकल बताएंगे, और आज हम सिर्फ यूरोप बनाने की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे आपके साथ। ठीक है, देख लीजिए, सॉरी 5 मिनट का क्लास और बचा है। देखिए, यूरोप जो कॉन्टिनेंट है, सिर्फ बिगनिंग है आज, इंट्रोडक्शन। यूरोप जो महादेश है, इस महादेश के लिए पहला और बहुत फेमस डायलॉग है, इसको प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। यदि ये शब्द समझ में आ गया तो यूरोप बनाना सीख जाओगे, ये चाबी है यूरोप का, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। इंग्लिश में बात करें तो पेनिनसुला ऑफ द पेनिनसुलाज। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पेनिनसुला ऑफ द पेनिनसुलाज। तो पेनिनसुला ऑफ द पेनिनसुलाज क्यों कहते हैं इसको, क्यों कहते हैं प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, क्योंकि यूरोप खुद एक प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप किसको कहते हैं, किसी बड़े भूखंड का वह पार्ट जो 3 ओर पानी से घिरा हो, वो प्रायद्वीप कहलाता है। जैसे जैसे के लिए हम प्रदेश क्यों जाएं, अपने ही घर में प्रायद्वीप है, तो घर का एग्जाम्पल ज्यादा बेटर समझ में आता है। तो ये जो अपने घर का ये जो उदाहरण है, ये 3 ओर पानी से घिरा जो अपना खुद का घर है, उसी को देख लो तुम। ये है पेनिनसुलर पार्ट ऑफ द इंडिया। ये पेनिनसुलर पार्ट ऑफ द इंडिया जो है, पेनिनसुला ऑफ इंडिया यानी भारतीय प्रायद्वीप। दक्षिण भारत का ये हिस्सा प्रायद्वीप क्यों कहलाता है, दक्षिण भारत का यह हिस्सा प्रायद्वीप इसलिए कहलाता है, एक तरफ अरब सागर जैसा वाटर बॉडीज है, नीचे हिंद महासागर जैसा वाटर बॉडीज है, और इस तरफ बे ऑफ बंगाल यानी बंग सागर जैसा वाटर बॉडी। जब कोई एरिया जो है तीनों ओर पानी से घिरा हो तो वो एरिया क्या कहलाता है, पेनिनसुला। अब हम आते हैं यूरोप में। यूरोप को पेनिनसुला ऑफ द पेनिनसुलाज कहते हैं, यानी यूरोप में बहुत सारे पेनिनसुला हैं और खुद यूरोप भी एक पेनिनसुला है। तो यूरोप बनाते समय बस हम पेनिनसुला पे ही फोकस करते हैं। शुरुआत ही करते हैं एक पेनिनसुला से जिसका नाम है आइबेरियन पेनिनसुला। ऐसा एक डब्बा बनाते हैं और ये डब्बा जो है इसका नाम है आइबेरियन पेनिनसुला। ठीक है, ये आइबेरियन पेनिनसुला बोलते हैं, कोई कोई इसको मैड्रिड पेनिनसुला भी बोलता है। और उसके बाद फिर एक पेनिनसुला बनाते हैं ऐसे, ये ब्रिटेनिन पेनिनसुला है। ठीक है, कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ देखो। ब्रिटेनिन पेनिनसुला के बाद फिर एक पेनिनसुला बनाते हैं, प्रायद्वीप बनाते हैं,
और इसका नाम है इटालियन पेनिनसुला। इटालियन पेनिनसुला, आइबेरियन पेनिनसुला था ये, और ये इटालियन पेनिनसुला। इसके लिए एक और टेक्निकल नाम है, वो हम बताएंगे ये। उसके बाद फिर एक पेनिनसुला बनाते हैं, बड़ा सा पेनिनसुला, और इसको कहते हैं बाल्कन पेनिनसुला, बाल्कन प्रायद्वीप। तो ये बाल्कन प्रायद्वीप है, ये ब्रिटनिन प्रायद्वीप, ब्रिटनिन पेनिनसुला है, आइबेरियन पेनिनसुला है, इटालियन पेनिनसुला है, और फिर ये भी एक पेनिनसुला है, टर्किश पेनिनसुला। फिर ये भी एक पेनिनसुला है, क्रीमिया पेनिनसुला। और क्रीमिया पेनिनसुला के बाद फिर ये कुछ देर के लिए रुक जाता है पेनिनसुला, क्योंकि वहां यूरोप का बॉर्डर खत्म हो जाता है, यूरोप खत्म, एशिया शुरू हो जाता है। इधर से जब हम जाते हैं तो इधर से ये एक फिर पेनिनसुला बनाता है, जिसको कहते हैं जूटलैंड पेनिनसुला। और जूटलैंड पेनिनसुला के बाद जब हम फिर एक पेनिनसुला बनाते हैं तो इसको कहते हैं स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। अभी ध्यान से सिर्फ देखना है आप, ठीक है? कल आप यूरोप पढ़ोगे तो बेहतर समझ में आएगा आपको कल यूरोप। आज सिर्फ ये देख लो कि व्हाई यूरोप इज कॉल्ड पेनिनसुला ऑफ द पेनिनसुला, हाउ मेनी पेनिनसुलास आर इन यूरोप। ये देख लो, ये क्या था? जूटलैंड पेनिनसुला, जेपी। और ये क्या था? स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। ये क्या था? कोला पेनिनसुला, कोला पेनिनसुला। और इसके बाद व्हाइट सी के बाद ये फिर आगे खत्म हो जाता है यूरोप। यूरोप इतना ही है। उसके बाद वाला जो पोर्शन है, ये यहाँ पे एक पर्वत है काकेसस, और यहाँ पे एक झील है कास्पियन झील, और यहाँ से यहाँ एक यूराल नदी और यूराल पर्वत बॉर्डर बना देता है। इसके उस तरफ यूरोप नहीं है, तो कौन है भाई? ये एशिया का पार्ट है, ठीक है? ये एशिया का पार्ट है, और ये एशिया का वो पार्ट है जहां से अफ्रीका शुरू हो जाता है, ठीक है? अफ्रीका वाला पार्ट है, अफ्रीका का पार्ट है, ठीक है? तो ये पार्ट जो है नीचे अफ्रीका है, अफ्रीका है। तो कुल मिला के देखा जाए तो यूरोप जो है पेनिनसुला ऑफ द पेनिनसुला क्यों कहलाता है, इसका आंसर देने की कोशिश थी हमारी आपको कि कितने पेनिनसुला देखा आपने यूरोप के पास है, ठीक है? यदि हम पूरा लॉक करके रखे होंगे तो यूरोप आपको नहीं लॉक है, कहीं ना कहीं खुला है, ठीक है? कहीं ना कहीं ये ओपन है, ये रहा, यहां से ओपन है। तो यूरोप कैसा दिखता है ये दिखाने की कोशिश थी। ऐसा दिखता है यूरोप, अभी भी कहीं खुला है, पता नहीं कहां खुला है, छोड़ो बाद में देखेंगे, ठीक है? यूरोप जो है पेनिनसुला ऑफ द पेनिनसुला कहलाता है। कितने पेनिनसुला थे यदि एक बार दोहरा लो हमारे साथ तो बड़ा अच्छा फील आएगा मुझे। ध्यान से देखना, हमने शुरू कहां से किया था? पेनिनसुला गिन रहे हैं, आइबेरियन पेनिनसुला, इटालियन पेनिनसुला, ठीक है? फिर बाल्कन पेनिनसुला और क्रीमिया पेनिनसुला। फिर इधर आए थे ब्रिटनिन पेनिनसुला, जूटलैंड पेनिनसुला, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, कोला पेनिनसुला। यानी कुल मिला के 8 पेनिनसुला तो आपको दिख रहा है। और खुद यूरोप जो है, ऊपर पानी, इधर भी पानी, नीचे भी पानी, और इधर जमीन, तो तीन ओर पानी से घिरा होने के कारण यूरोप खुद एशिया का क्या है? एक पेनिनसुला, एशिया के साथ कनेक्टेड है। आज की क्लास इतनी ही, 7:30 हो गया, और हिस्ट्री की जो ऑप्शनल की क्लास है वो मैंने 10 बजे रात में कर दी, इसलिए आपको 7:30 तक पढ़ाया। तो आज इतना ही हम करेंगे, कल यूरोप बनाने ठीक से सीखेंगे और यूरोप को अच्छे से आपको लर्न कराएंगे, बिकॉज यूरोप बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपके समझ को ब्रॉड करने में। तो थैंक यू सो मच। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप में से जिन लोगों ने फी जमा नहीं कराया है, प्लीज फी जमा कराएं, बिकॉज जो ग्रुप है हमारा, धीरे धीरे क्लासेस जो होगी पूरी तरह ग्रुप फोकस्ड हो जाएगी। जिस दिन कोर ज्योग्राफी स्टार्ट हुआ उस दिन से ग्रुप फोकस्ड हो जाएगी, बिकॉज उस दिन से हम पीडीएफ डालना शुरू करेंगे क्लास में। तो नोट्स बना करके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका, आपका कॉपरेशन हम आपसे ज्यादा नहीं ले रहे हैं। हम जिन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाते थे वहां हम देखते थे कि वो 30,000 रुपया चार्ज कर रहे हैं, 30,000 25,000 चार्ज कर रहे हैं, इवन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के लिए। बट मेरा पर्पस थोड़ा सा बस आपसे कॉपरेशन इसलिए मांगना है क्योंकि उस कॉपरेशन से धीरे धीरे मैं अपना प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहा हूँ, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए इंस्टीट्यूट के पास वो डेवलप कर रहा हूँ। तो जितने भी छात्र हैं जिनको लग रहा है कि क्लास बेनिफिशियल है,
और उनसे रिक्वेस्ट होगा कि आप अपनी समर्थता के अनुसार एक बार में नहीं, 5 महीने की क्लास है अपनी, हमारा ऑप्शनल का साथ एक दिन का नहीं है और रेगुलर क्लास है एवरी डे, तो उस क्लास के अकॉर्डिंग आप जरूर थोड़ा कॉपरेट करेंगे, ये उम्मीद रखता हूँ। ठीक है। और अभी जो क्लास होगी प्रैक्टिस सेट होगी साइंस वाली, और करंट की क्लास कल मॉर्निंग में रख रहा हूँ क्योंकि कल से नेट की प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो कल मॉर्निंग नहीं, दोपहर में, कल कल करंट लेके दोपहर में आऊंगा करंट का। और एक जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट का फिर से क्लास बनाया मैंने, बजट को खास करके एक बार अच्छे से करने की जरूरत है क्योंकि पिछले बजट में कुछ कमियां थी, उसको दूर करना है। तो बजट, इकोनॉमिक सर्वे, करंट अब रेगुलरली दिन में आएगा दोपहर के टाइम पे, और रात में जो क्लासेस होगी वो आपका एक ऑप्शनल होगा और एक साइंस का सेट अभी चल रहा है, सेट 50-50 करेंगे क्योंकि मैं केवल एक प्रश्न और उत्तर देने से थोड़ी संतुष्टि नहीं मिलती, उससे जुड़े उत्तरों पर भी विचार विमर्श जरूरी है। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है।